हैं या फिर आप हमारे किसी भी प्रकार के वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी इसका लेक्चर है, ठीक है, तो उसके लेक्चर को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप पीडीएफ भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वीकली टेस्ट सीरीज हम एक रखते हैं, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। और यूट्यूब पर कुछ क्लासेस को अपडेट कर दिया जाता है, आप वहां से भी इसे लाइव देख सकती हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऑलरेडी शेयर किए जा चुके हैं, आप उन नंबरों पर कभी भी कॉन्टैक्ट करके किसी प्रकार की हेल्प ले सकती हैं। तो हम लोग जो यहाँ पर करेंगे, द हिंदू पे न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा जो भी करंट अफेयर की चीजें होंगी उन चीजों को यहाँ पर देखेंगे, जो कि हमारा डे टू डे डेली बेसिस पे होता है। और हम पेज नंबर 1 से लेके जितने भी पेजेस होते हैं द हिंदू के अंदर, हम सभी पेजेस को कवर करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं कि सारे जो इंपॉर्टेंट पेज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को कवर अप करेंगे। यहाँ पर पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर फर्स्ट जो है, इस पे एक आर्टिकल आया है, जज रेस्क्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम जगन केस। इसके बारे में एक एडिटोरियल हो रहा है, ठीक है। तो वो एडिटोरियल में मैं आपको पूरा अच्छे से डीपली बता दूंगा। यहाँ पर बस इतना बता देता हूँ कि जो जज है उन्होंने अपने आप को जगन केस से, जगन रेड्डी का जो केस था उससे अपने आप को रेस्क्यू कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक एनवी रमन जी है और दूसरे हाई कोर्ट के जजेज है, तो उनमें मतलब आपस में जो केसेस चल रहा है, ठीक है, या जो भी एलिगेशंस लगे हुए हैं, पॉलिटिकल एलिगेशन, तो उससे संबंधित ये सारा माजरा है। तो इस चीज के बारे में आपको पूरा डीपली जो एडिटोरियल आज का आया है उसमें सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या बताई गई है। तो इसे हम लास्ट में देखेंगे। नॉर्मल इतना बता दिया कि ये जो आर्टिकल है जज के बारे में बता रहा है कि वो अपने आप को रेस्क्यू कर रहे हैं जो जगन केस है, ठीक है, उनसे। तो देखिए सेकंड आर्टिकल क्या है, इसमें है मॉडर्ना सेज इट्स वैक्सीन इज 94.5 इफेक्टिव, ठीक है। मॉडर्ना एक क्या है, एक रिसर्चर है, ठीक, एक कंपनी है जो क्या कह रही है कि जो उनकी वैक्सीन है, उन्होंने एक नई वैक्सीन बनाई है, ठीक है, वो जो वैक्सीन है 94.5% इफेक्टिव है, मतलब इतना प्रभावशाली है, ऐसा कहा गया, ऐसी रिपोर्ट आई है, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है रिसर्चर ने दिया है, वहां के खोजकर्ता ने, शोधकर्ता ने दिया है, ठीक है। और मैंने बताया ना, मॉडर्ना जो है बहुत बड़ी कंपनी, और ये दूसरी बड़ी कंपनी है, देखिए सेकंड कंपनी है जो वैक्सीन पे सक्सेसफुल, मतलब यानी कि काम कर रही है और डेटा को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और करंट में देखा जाए तो यहाँ पर इन्फेक्टेड आपको पता है 53 मिलियन से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और किल्ड जो हो चुके हैं 1.2 मिलियन से भी ज्यादा। तो इन्हीं को देखते हुए इसने एक वैक्सीन को शुरू किया है, और वैक्सीन को मॉडर्ना के नाम से ही जाना गया है, मतलब मॉडर्ना ही कहा है, ठीक है। और मॉडर्ना ने कहा कि जो ये वैक्सीन होगी आपकी 94.5% इफेक्टिव होगी, ठीक है। थर्ड जो आर्टिकल है आपका इसी पेज पर, पेज नंबर फर्स्ट पर ही, कि विंटर सीजन ऑफ पार्लियामेंट अनलाइकली अमिड राइजिंग कोविड केसेस। जो विंटर सीजन आ रहा है मतलब यानी कि पार्लियामेंट में, हो सकता है ये विंटर सीजन ना हो। देखिए 3 प्रकार के पार्लियामेंट में सीजन होता है, एक बजट सीजन होता है, एक मॉनसून सीजन होता है, एक विंटर सीजन होता है, ठीक है। सीजन कह रहा हूँ, सॉरी, सेशन, ये सेशन है, ठीक है। पार्लियामेंट में 3 सेशन होंगे, एक विंटर सेशन, एक आपका मॉनसून सेशन, और एक आपका हो गया, कौन सा तीसरा बताया था, बताएंगे आप लोग, अगर सुना है तो बताइए क्या बताया मैंने। 3 विंटर, बता, मॉनसून एंड बजट। बिल्कुल, बजट सेशन, ठीक है। तो हो क्या रहा है, आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 के कारण हो सकता है अब की बार हमारा विंटर सेशन जो होने वाला है वो कैंसिल हो जाए। अब तक तो हुआ नहीं, कैंसिल हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये 4th टाइम होगा। अब तक जो विंटर सेशन कैंसिल हुआ है वो 1975 में, 1979 में और 1984 में 3 बार कैंसिल हो चुका है। अब ये 4th टाइम है, ठीक है। अगर कैंसिल हुआ तो 4th टाइम होगा, और अगर हो जाता है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, न्यूज़पेपर में अपना आ जाएगा, वहां पर हम देख लेंगे कि विंटर सेशन में हुआ क्या है, पार्लियामेंट में इसके ऊपर क्या डिस्कशन दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग अगले पेज की तरफ। अगला स्लाइड है, पेज नंबर वही है, इस पर हमारा आर्टिकल आया है शाहीन बाग से संबंधित। अगर आप लोगों ने द हिंदू का पढ़ा हो या न्यूज देखा हो तो शाहीन बाग के वर्डिक्ट्स के बारे में आप लोगों को पता होगा। इसमें क्या था, इस वर्डिक्ट्स के अंदर, इसमें जो प्रोटेस्टर थे वो रोड ब्लॉक करके बैठे थे, ठीक है। और जैसे कि सपोज कीजिए, जैसे ये हमारा नोएडा का हो गया और ये दिल्ली का हो गया, तो इनके बीच में एक ब्रिज था, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया था, ये ब्रिज को ब्लॉक कर दिया था, और जो लोग यहाँ से आते जाते थे, जैसे एंट्री लेते थे दिल्ली के अंदर, जैसे ये नोएडा हो गया, ये दिल्ली हो गया, तो जो दिल्ली में एंटर करते थे वो एंटर नहीं कर पा रहे थे, और फिर उन्हें कहाँ से, काफी दूर से घूम के ऐसे लंबा आना पड़ रहा था। तो उनका लगभग इसकी वजह से 2 घंटे का टाइम वेस्ट हो जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, जो यहाँ के कम्यूटर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक केस
फाइल कर दी कोर्ट के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद ये केस पहुंच गया जब कोर्ट में, तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो है आपका, राइट टू प्रोटेस्ट है आपका, ठीक है, लेकिन आप उसे एक सही वे में करो। सही वे में कर मतलब ये है कि आप उसके कारण लोगों को परेशान नहीं करोगे, आमजन को परेशान नहीं करोगे, ठीक है। इसमें राइट, क्योंकि अगर आपको राइट टू प्रोटेस्ट का अगर आपको अधिकार है, तो लोगों को राइट ऑफ मूवमेंट का भी अधिकार है। तो इस चीज को कहा कि आप प्रोटेस्ट करो, एक तो शांतिमय तरीके से, और एक राइट ऑफ मूवमेंट को भी मतलब देखो, और प्लस ऐसी जगह करो जहां पर पब्लिक को किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रबल या कोई भी दिक्कत फेस ना करने पड़े। तो ऐसे ये सारी चीजें जो है इस वर्डिक्ट में बताई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसी चीज को आज यहाँ पर रिपीट किया गया है, और मेरे अकॉर्डिंग सभी ने इस न्यूज के बारे में पहले भी सुना होगा। एम आई राइट? जी सर, बिल्कुल। पेज नंबर 8 पर देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें गेल से संबंधित है। और इसमें क्या है, जो गैस है, ठीक है, गेल ने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया कोची मैंगलुरु पाइपलाइन को। एक पाइपलाइन बना रही थी पाइप, तो उस पाइपलाइन को इसने बनाकर पूरा कर लिया। और ये पाइपलाइन जो है लगभग 444 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, ठीक है। और ये गेल ने कंप्लीट कर लिया, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जो 444 किलोमीटर लंबी जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है, इसे 2009 में लॉन्च किया गया था, और इसके ऊपर जो बजट आया, लगभग जो खर्चा आया 2915 करोड़ का आया था, ठीक है। और इसके लिए जो कमीशन बैठी थी 2014 में बैठी थी। और उसके बाद आपका अब जो इसका खर्चे की बात करें, प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें, तो लगभग वो डबल हो गया है। पहले 2915 करोड़ था, अब 5750 करोड़ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गेल का एक प्रोजेक्ट हो गया, जो कि एक पाइपलाइन है। तो इसी के बारे में देखिए, यहाँ पर जो पाइपलाइन इसने डाली है, देखिए यहाँ से ये आपको दिख रहा है कोची, ठीक है। ये पाइपलाइन जैसे यहाँ से जाते हुए आपके मैंगलुरु यहाँ तक गई है, ठीक है। और ये फिर यहाँ से आपका दूसरी तरफ भी जा रही है। तो इसी चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया, बाय मैपिंग आपको दिखा रखा है। 444 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, 2009 का ये प्रोजेक्ट है, जिसका जो कॉस्टिंग है प्रोजेक्ट का, वो 5750 करोड़ है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये आपकी यहां से शुरू होकर मैंगलुरु तक जा रही है, ठीक है। यहां तक ये आपका टोटल 444 किलोमीटर है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और लगभग जो गैस की डिमांड है, लगभग 80 से 90 मिलियन क्यूबिक मीटर पर एनुअल, मतलब एक साल में लगभग इतने मिलियन क्यूबिक मीटर की रिक्वायरमेंट होती है गैस की, ठीक है। गैस की रिक्वायरमेंट है, ऐसा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर की जा रही है। और जो टैक्स मिलता है इससे, वो लगभग 1000 करोड़ का मिलता है, और लगभग इससे 8 जिलों को बेनिफिट होगा इससे, ये जो पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसे कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर यही सब लिखा गया है। सैटरडे को लगभग इसका काम जो है पूरा हो चुका लगभग, अब इसकी टेस्टिंग होने जा रही है, और ये टेस्टिंग लगभग अगले 2 दिन में पूरी हो जाएगी। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 444 किलोमीटर लॉन्गेस्ट की पाइपलाइन है, जो कि कहां से, आपके कोची से लेके मैंगलुरु तक है, ठीक है। और ये गेल की रिपोर्ट है। अब गेल क्या है, ये बार बार गेल आ रहा है, तो गेल क्या है, ठीक है। गेल क्या है, एक्चुअली एक नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी है, ठीक है। या कह सकते हैं गेल लिमिटेड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी, मतलब भारतीय सरकार के अंदर एक प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। और गेल जो है सबसे लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोसेसिंग कंपनी है, मतलब नेचुरल गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसी कंपनी के थ्रू होता है, और ये सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है हमारे न्यू दिल्ली में है। और ये किसके अंडर में आता है अपना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। कंसेप्ट ये क्लियर है आप सभी का? स्वाति जी क्लियर है? यस सर। कुछ कंसल्ट करना है या पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज देवेंद्र जी आपको? नो सर, एक बार और रीड कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। तो देखिए अब अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, और अगला स्लाइड जो है पेज नंबर 10 से कोरिलेट कर रहा है। इस पे क्या बताया गया है, बस एक न्यूज है। देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल की पहचान करना मैंने आपको बता रखा है कैसे। जैसे कि मान लीजिए कोई कहीं पर आपका किसी भी देश के साथ संबंध हो रहा है, या कोई नई रणनीति आ रही है, कोई कहीं कमेटी की बैठक हो रही है, या फिर आपका जैसे कि कह सकते हो
किसी जैसे सीबीआई से संबंधित कोई न्यूज आ गई तो वहां पर जो मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो क्या है उसके बारे में आपको डीपली पढ़ना है। तो इस टाइप की चीजें, खेल कूद से संबंधित चीजें आपको द हिंदू के अंदर नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तो वो आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन बिजनेस का पेज कई बार इंपॉर्टेंट होता है, कई बार नहीं होता है। तो चीजें आपको खुद उसमें से सेलेक्ट करनी है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। बस इतना देखना है आपको कि वो क्या, मतलब जो मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है या राष्ट्रीय मुद्दा है या सामाजिक मुद्दा है। और लगभग जो एडिटोरियल हमारा आता है लगभग सोशल इशू को लेकर उठाते हैं, ये सामाजिक मुद्दों को ही लेकर बनाते हैं। ठीक है, कभी उसमें किसी वर्डिक्ट को डालते हैं, कभी उसमें मान लीजिए ये अभी जो गैंगरेप का केस चल रहा था उसके बारे में भी लगातार एडिटोरियल आ रहे थे। ठीक है, कभी हमारे ये जो इसके चीफ सॉरी जो टीवी एडिटर थे हमारे, रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर जो थे, उनके बारे में बार बार कंटिन्यूटी मतलब आ रहे थे। तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब यानी कि आपको वहां पर यही सारी चीजें बताई गई है कि जो आपके एडिटोरियल आते हैं ना, मतलब लगभग जो समाज में चल रहा है, जो आपके नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे, वही सारी चीजें उनके बारे में डिस्क्राइब की जाती है। तो उनके बारे में ही ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल्स अगला। तो यहाँ पर ये एक न्यूज है, इस न्यूज को जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको करंट अफेयर में, करंट में क्या चीजें चल रही है वो भी तो पता लगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इंडियन स्टूडेंट है, जो भी हमारे भारतीय स्टूडेंट है, वो क्या है, जो यूएस में पढ़ने जाते थे, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाते थे, लगभग पिछले साल में 4.4% उनकी डिक्रीजमेंट देखी गई है, कम हो गए। अगर ऑल ओवर इंडिया बेस पे, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड बेस पे देखें तो पेंडेमिक के कारण 42% इसमें गिरावट आई है पूरे, अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर इसमें बात की जाए तो, सिर्फ इंडिया को ना देख के बल्कि पूरे ऑल ओवर कंट्री को देखे तो इस चीज में 42% का डिक्रीजमेंट आई है, ऐसे एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है। अगला जो आर्टिकल है इसी पेज पर, वो आर्टिकल है कंप्लाई विद एफडीआई सीलिंग गवर्नमेंट टेल्स डिजिटल न्यूज फॉर्म। देखिए, आप लोगों को मैंने अगर याद हो तो कल के एडिटोरियल में आप लोगों को बताया था कि वहां पर क्या कहा गया था, एक ओटीटी के बारे में, याद है आप लोगों को, ओटीटी मैंने बताया था। ठीक है, देखा हो तो देख लेना, शायद देवेंद्र जी भी कल नहीं थी तो। उसमें क्या ओटीटी क्या है, एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जो भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होंगे ना, वो अब आई&बी मिनिस्ट्री के अंडर में होंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन के ब्यूरो क्या है उसके अंडर में होंगे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ठीक है, तो उसके अंडर में ये सारे होंगे। तो इसमें क्या है, मान लीजिए जो भी आपकी ब्रॉडकास्टिंग होती है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या गूगल ये अमेजोन के थ्रू होता है, या फिर और भी जो चीजें हैं जिनके थ्रू आप लोग वीडियो स्ट्रीम देखते हैं या लाइव देखते हैं चीजों को, मूवीज देखते हैं, ठीक है, कोई चैनल देखते हैं इनके द्वारा, तो वो सारा जो अब होगा वो आई&बी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आएगा। ऐसा बताया गया है मंडे को एक डिटेल में। ठीक है, और लगभग ये भी बताया गया है कि लगभग मतलब 26% जो कैप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई पिछले साल, मतलब इनके एफडीआई का जो 26% जो इस पोर्टल न्यूज पोर्टल के द्वारा मतलब इनकी जो कैपिंग थी उसे भी इसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, ऐसा कुछ है इसमें। देखिए पेज नंबर 14 पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एडिटोरियल का लाया था हमारा। ठीक है, और वो सेम है, ये क्या है एडिटोरियल, इस एडिटोरियल में बताया गया है कि एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप हुई थी, मतलब एक प्रकार से ये एक एग्रीमेंट कह सकते हो आप, कई देशों के बीच में है। तो ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है ऑलरेडी, ये साइन हो चुका है संडे को। तो इसमें ये बताया गया है कि इस आरसीईपी के अंदर इंडिया जो है वो बाहर निकल गया, इसमें नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, एक ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इंडिया बाहर निकल गया। तो इसमें भी क्या है, इसके बारे में भी एडिटोरियल है, मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा, यहाँ पे बता दूंगा, फिर वो एडिटोरियल रह जाएगा हमारा, तो वहीं पे बता दूंगा। अब एडिटोरियल ही इसके बाद शुरू है, देख लेते हैं। ये देखिए एडिटोरियल आ गया, वही आरसीईपी जो मैं बता रहा था आपको, थ्रेट और ट्रीट। ठीक है, ये आपका आरसीईपी से संबंधित है। इस पूरे एडिटोरियल में क्या कहा गया है, देखिए आप अगर द हिंदू का न्यूज़पेपर देखेंगे ना तो यही सारी लाइनें आपको वहां पर मिलेगी, यही सब लाइनें हैं। मैंने ये लाइनें इसलिए लिखी है ताकि आपको इनके बारे में मैं बता सकूं ये लिखा क्या है एक्चुअली, पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ कंसेप्ट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी इजी रहेगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हो क्या क्या लिखा है। हिंदी मीडियम के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आप लोग सुन के वहां पर राइट डाउन कर सकते हो। देखिए इस एग्रीमेंट के अंदर क्या है, ये एग्रीमेंट है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब यानी कि फ्री में ट्रेडिंग होगी,
आपस में देशों के बीच में फ्री में ट्रेडिंग होगी, तो भारत ने क्या किया भाई, अगर फ्री में ट्रेडिंग होगी तो उसने सोचा हमारा तो भाई लॉस होगा, ठीक है, तो लॉस होगा तो उसने क्या किया भाई, उसमें हिस्सा नहीं लिया, उससे वो बाहर निकल गया। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर 15 देश ऑलरेडी इंक्लूड है, जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, और 10 एशियन स्टेट है। ये सब मतलब यानी कि उसमें शामिल है, लेकिन इंडिया जो है वो नहीं है इस ग्रुप से। लास्ट नवंबर में वो क्या कर गया, यहाँ से निकल गया है, यहाँ से एग्जिट कर गया है, ठीक है। और ये चीज बताया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर मतलब यानी कि आपको पता है, जैसे कि कह सकते हो हमारे देश में क्या चल रहा है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, कि आत्मनिर्भर भारत। भारत क्या कर रहा है, अपनी लोकल चीजों को बढ़ाने में लगा हुआ है, ठीक है, लोकलिटी को ज्यादा मतलब यानी कि फोर्स कर रहा है कि जो लोग हैं वो लोकल चीजों को अपनाएं और बाहर विदेशी चीजों को मतलब यानी कि नकारे, स्वदेशी को अपनाएं। तो इसके कारण यहाँ पर बताया गया है कि जैसे इन्फेक्शन के केसेस बढ़े या कोविड-19 जैसे धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, तो इकोनॉमी दूसरे देशों की डाउन हो रही है, हर देश की डाउन हो रही है, हर की, हमारे भारत की भी हुई। उसके बावजूद भी मतलब चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब ने क्या किया, ठीक है, इन्होंने इसमें जो अपना आरसीईपी एग्रीमेंट है इसे साइन अप किया, ठीक है। और क्यों, ये कि बहुत जरूरी है, लगभग दुनिया का मतलब 30% पूरे ऑल ओवर जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूशन इस आरसीईपी का है। तो जो बाकी के देश है वो कह रहे हैं कि भाई ये भारत ने मतलब बहुत गलत किया है, ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इसीलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि इंडिया को इसे साइन अप करना चाहिए, उसे एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और इंडिया को इसमें वापस आना चाहिए। और ये भी बताया गया है इसमें कि जो फिलीपींस है जिसकी हालत बहुत बुरी है, मतलब यानी कि इस कोविड-19 के दौरान में अगर देखा जाए तो उसकी हालत बहुत बुरी है, उसने भी मतलब यानी कि इसे साइन अप कर रखा है, तो फिर भारत पीछे क्यों? भारत को भी इसमें आगे रहना चाहिए, भारत को भी, क्योंकि होगा क्या, जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन अप करेगा, ठीक है, तो एक दूसरे से संबंध अच्छे होंगे, दूसरे देशों से इसके संबंध अच्छे होंगे, तो इस कारण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखा जाए तो इसे साइन अप करना चाहिए। इस पूरे एडिटोरियल में यही सारी बातें क्लियर की गई है और कुछ नहीं है, मोटी मोटी मैंने आपको बातें बता दी, जैसे 15 देशों ने, ठीक है, इसमें साइन अप किया है और भारत बाहर निकल चुका है, और कोविड-19 पेंडेमिक में आर्थिक स्थिति बेकार हो गई थी, फिर भी इन देशों ने साइन अप किया था, ठीक है, और लगभग इसका 30% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर। ये सारी चीजें यहाँ पर मेन मैंने आपको बता भी दी थी, और यही सारी चीजें यहाँ पर इस एडिटोरियल में लिखी गई है। यहाँ पर कुछ भी कभी भी आपको समझ में ना आए तो चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, अगर बोला ना जाए तो आप लोग को। अब अगला एडिटोरियल है, देखिए आज का जो एडिटोरियल है 2-3 इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप लोग समझ गए, राइट लेसन्स फ्रॉम पुलवामा अटैक और बालाकोट, ये नहीं है, इसके नीचे का जो है ये वाला, ये तो आपका जो पुलवामा हमला हुआ था उसके बारे में न्यूज है। ये न्यूज यहाँ पर क्या है कि भाई वो हमले होते रहते हैं, ठीक है, और सरकार फिर जो करती है ना, तो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सरकार कहेगी भाई हमने ये किया, हमने ये किया, या इस टाइम में ये हुआ, वो अपने अपने मुद्दों को उठा लेती है, जो कि यहाँ पर बताया गया कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप चाहो तो इस एडिटोरियल को स्किप भी कर सकते हो, कोई खास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एक तो मैंने आपको बता दिया वो है, और एक प्लस ये है एडिटोरियल आंध्र प्रदेश कैपिटल काउंटरम्स के बारे में। यहाँ पर क्या है, एक्चुअली बात हो रही है केसेस के रिगार्डिंग। फर्स्ट पेज पे ये एडिटोरियल के बारे में आया था, मैंने कहा था एडिटोरियल इससे संबंधित मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, वही सेम है, जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, जगन से संबंधित के जो जज थे उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू कर लिया। तो वो अब देखिए यहाँ पर मैं पूरी डिटेल बताता हूँ, समझना इस एडिटोरियल को आप लोग, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, जो हमारे पुराने, ठीक है, पुराने सीएम वहां के आंध्र प्रदेश की कौन थे, चंद्रबाबू नायडू थे, और करंट में कौन है, करंट में है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, करंट में जो है वहां के जगन मोहन रेड्डी है। तो जगन मोहन रेड्डी क्या चाहते हैं, ठीक है, 3 कैपिटल बनाना चाहते थे, ये आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनाना चाहते थे, किसे किसे, एक विशाखापट्टनम को, एक अमरावती को, एक कुर्नूल को, ठीक है। एक मिनट गाइस, तो इसमें क्या है, जो जगन मोहन रेड्डी जी है वो चाहते हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश के कैपिटल बने, राजधानी बने, वो तीनों बन जाए, विशाखापट्टनम भी, अमरावती भी, कुर्नूल भी। लेकिन जो पिछले सीएम थे चंद्रबाबू नायडू, वो चाहते थे इनमें से एक बने, या तो विशाखापट्टनम या जैसे अमरावती में, मुझे ध्यान तो नहीं है, लेकिन वो चाहते थे एक कैपिटल बने, ठीक है।
तो हुआ क्या, जब इन्होंने खूब कोशिश की जगन मोहन रेड्डी ने, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पाए, इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, ठीक है, जो सॉरी चीफ जस्टिस है जो करंट में, शरद अरविंदे बोबडे, इन्होंने बोबडे साहब को एक लेटर लिख दिया। और लेटर ये लिखा, लेटर में क्या बताया कि भाई जो मतलब यानी कि पुराने सीएम है जो चंद्रबाबू नायडू है, उनका मतलब यानी कि इन तीनों जगह से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज है एनवी रमन साहब, उनका भी इसमें हाथ है, और प्लस हाई कोर्ट के जजों का भी इनमें आपस में मिले हुए हैं। और क्या इन्होंने मैटर क्या उठाया कि भाई जैसे कि मैं तो चाहता हूं कि तीनों स्टेट यहाँ पर, सॉरी जो तीनों जगह है, तीनों प्लेसेस है, ये यहाँ पर इनकी राजधानी बने, परंतु ये सब आपस में मिलकर इस चीज को सक्सेस नहीं होने दे रहे हैं। और जो चंद्रबाबू नायडू है वो सुप्रीम सॉरी हाई कोर्ट के साथ मिलकर, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ, कुछ कह रहे हैं आप लोग, कुछ नो कह सर, रहे हैं? बाय मिस्टेक हो गया, मेरी ओके, बेटी उठ कह रही कोई थी। नहीं कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो चंद्रबाबू नायडू जी को कहा, क्या कहा जगन मोहन रेड्डी ने, सॉरी अरविंदे बोबडे को, चीफ जस्टिस को कहा कि जो जगन मोहन रेड्डी है ना, इन्होंने किसे कहा, अरविंद बोबडे को, कि जो चंद्रमोहन बाबू नायडू है, इन्होंने क्या किया, चंद्रबाबू नायडू ने, ये मिले हुए हैं एनवी रमन के साथ। एनवी रमन के साथ, एनवी रमन कौन है, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज है, इनके साथ ये मिले हुए हैं, और ये यहाँ पर मिले हैं। और प्लस इसके बाद ये हाई कोर्ट के जो जज है या हाई कोर्ट है जो, वो भी इनके साथ मिला हुआ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, तीनों मिलके मतलब एक खेल रच रहे हैं, और इनका कुछ वहां पर कनेक्शन है, जिसके कारण ये क्या कर रहे हैं, विशाखापट्टनम को, अमरावती को और कुर्नूल को मतलब राजधानी नहीं बनने दे रहे हैं, और यहाँ पर इशू उठा रहे हैं। तो इन्होंने इनके खिलाफ एक लेटर भेज दिया चीफ जस्टिस को। तो वो ही सारे केसेस यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। और वो सब केसेस चल रहे हैं। अब हुआ क्या है, यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग गया है। अब उसमें क्या है, इन्होंने कि एक चीफ जस्टिस भाई, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इन्होंने बोल दिया, ठीक है, तो इनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग गया है। तो वही सारी बातें चल रही है कि वहां पर मतलब यानी कि जो जज है वो अपने आप को रेस्क्यू कर रहे हैं, इस केस से बाहर बरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस एडिटोरियल में बताई गई है। ये काफी बार वैसे पहले आ चुका है, आज काफी दिन बाद आया, लगभग आप कह सकते हो 1-1.5 महीने बाद आया है ये, ठीक है। तो ये आप लोग एडिटोरियल समझ लेना, यही सारी चीजें वहां पर दी गई है और कुछ नहीं है। कंसेप्ट आपको बस पता होना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। मैंने बताया मेन है, तीन तीन जगह को लेकर बात चल रही है, जिसे वो कैपिटल बनाना चाहते हैं। कौन कैपिटल बनाना चाहते, करंट के सीएम जगन मोहन रेड्डी। और कौन पहले एक चाहते थे, नायडू साहब चाहते थे कि सिर्फ एक बने, ठीक है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी चाहते हैं कि 3 बने। और इसी में इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, और दोनों के बीच में फिर जब आपस में नहीं बनी, तो इन्होंने क्या किया, एक लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस को, जो कि कौन थे, बोबडे साहब थे, उन्हें एक लेटर लिख दिया, और ये सारा मैटर वहीं का है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। अगला जो एडिटोरियल है हमारा, फॉलन थ्रू द क्रैक्स, इसमें बताया गया है वुमेन्स के स्टेटस के बारे में। पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, मोटा मोटा मैं इसे समझा देता हूं। मतलब कि आपको पता है इकोनॉमिक जो ग्रोथ है लेडीज की, वो धीरे धीरे मतलब यानी कि गिरती जा रही है, ठीक है। औरत की बात चल रही है, वुमेन्स की बात चल रही है। कोविड-19 चल रहा था, उससे पहले तो लगभग लेडीज फिर भी सही थी, और लेकिन कोविड-19 के दौरान में जो इनकी सिचुएशन है काफी क्रिटिकल हो चुकी है। काफी लेडीज घर पर बैठ गई हैं, उनके अर्निंग या जो सोर्स ऑफ इनकम था वो भी बंद हो चुका है। और उनकी तरफ पहले भी इक्वलिटी का मतलब नहीं था नजरिया, लोग उन्हें इक्वलिटी की नजर से नहीं देखते थे, उनकी अपॉर्चुनिटी काफी कम थी, ठीक है। लेकिन उसी चीज को यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है कि लगभग ये जो चीजें हैं, जो वुमेन्स के अपॉर्चुनिटी की जो बात चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए लगभग मतलब यानी कि कमेटी भी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम था टुवार्ड्स, मतलब यानी कि कमेटी को रिपोर्ट पेश करना था इस इक्वलिटी के ऊपर। और ये लगभग कमेटी जो थी 5 साल पहले बनाई गई थी, और किसके लिए, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया के रिगार्डिंग, ठीक है। और इसमें क्या पूरी बात है, वही वुमेन्स के स्टेटस के बारे में, उन्हें कितनी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है या कितनी नहीं दी जा रही है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, ठीक है। और सबसे मेन है, इस अनइक्वलिटी को देखते हुए आप लोग देख सकते हैं कि जेंडर जो रेशियो है, जो लिंग अनुपात है, वो भी कई जगह मतलब यानी कि बहुत बेकार है।
और सब कल के आर्टिकल में एक आया था लिंग अनुपात का, सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा है बता सकते हैं आप लोग? लिंग अनुपात में अगर देखा जाए सेक्स रेशियो में, तो सबसे बेस्ट कौन सा स्टेट है? सर इसको बताइए। चलिए ठीक है, आप लोग खुद सर्च करना, कुछ ढूंढेंगे तो आप लोगों को वो चीजें ज्यादा याद रहेगी। सबसे बेकार है एक, सबसे एक तो सबसे बेस्ट बताना है, एक सबसे वर्स्ट बताना है, ठीक है? कि सेक्स रेशियो के अंदर लिंग अनुपात में सबसे अव्वल दर्जे पे कौन सा स्टेट है और सबसे पिछड़ा हुआ कौन सा स्टेट है, ये आपको खुद सर्च करना है। तो यहाँ पर क्या है, जो रूरल एरिया में ये देखा गया, जो भाई लेबर का पार्टिसिपेशन था, ठीक है, या जो लेडीज के रिगार्डिंग जो था, वो 2011 से 19 में देखा गया तो 35.8% से 26.4% तक हो गया, ठीक है। और ये लगभग एक चीज और यहाँ पे देखा गया है कि जो लगभग 153 देशों में से 149वें मतलब नंबर पे हमारा इंडिया था, किस चीज के अंदर? जेंडर गैप रिपोर्ट एक पेश की गई थी, वही लिंग अनुपात वाली बात है, जेंडर से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की गई थी। तो उसमें जो भारत था 149वें नंबर पे, तो आप सोच सकते हैं भारत की कितनी मतलब बेकार कंडीशन है कि इतना लगभग लगभग लास्ट में 153 देश टोटल है, 4 देश और है बस, ठीक है। तो अगर मतलब कहा जाए तो ये बिल्कुल लास्ट में है, बहुत ही पुअर कंडीशन है भारत की, इसके रिगार्डिंग इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। तो इसी चीज को सुधारने के लिए यहाँ पर बताया गया कि इसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट को भाई ध्यान देना चाहिए, ठीक है। स्कूलों में फीमेल को या उनकी स्कूलिंग को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। जैसे राइज इन द फीमेल स्कूलिंग, देखिए ये लिख रखा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की गई है, कोई खास नहीं है, बस पढ़ने के लिए, आपकी न्यूज के लिए कि क्या चल रहा है या आज की सिचुएशन में क्या हुआ है लेडीज के साथ, वो सब है। एक है अनबेटिंग अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट, पूरे का निचोड़ बता देता हूं मैं आपको। आपको पता है जर्नलिस्ट क्या करते हैं? जर्नलिस्ट मतलब किसी की भी पोथी पत्री को बिल्कुल उधेड़ के खोल के रख देंगे सबके सामने, लो भाई तुमने तो ये कांड किया है, और सबके सामने टीवी पे दिखा देंगे और बेचारे की सिटी पिटी गुल हो जाएगी। तो होता है क्या है, कई बार पॉलिटिक्स जब उनकी मतलब सब कारनामे सामने आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो एडिटर होते हैं या फिर जो जर्नलिस्ट होते हैं उन्हें मरवा देते हैं, उनका खून कर देते हैं। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल में बात की गई उनके रक्षा से संबंधित, उनको प्रोटेस्ट करने के, मीडिया पर्सन को भाई प्रोटेस्ट किया जाए, ठीक है, ऐसा कानून बनाया जाए। तो कैसे? अब देखिए 26 वर्ष की आयु में एक टेलीविजन जर्नलिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम इसराउल मोसे था, उनकी हत्या कर दी गई थी। 8 नवंबर को तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, एक दूसरे पर्सन थे, उनकी भी हत्या हो गई थी। और फिर उसके बाद 35 साल में सैयद अली वहाब जी थे, उनकी हत्या की गई थी, भोपाल के थे। फिर उसके बाद 14 नवंबर 2018 को सुजात बुखेरी जी थे, इनकी हत्या हो गई थी, कश्मीर से थे ये, ठीक है। और फिर उसके बाद बात की जाए तो आपका 2009 के अंदर लगभग 32 जर्नलिस्ट मारे जा चुके थे फिलीपींस के अंदर, ठीक है। और 10 अफगानिस्तान के अंदर 2016 में, और 10 मारे गए थे सुसाइड बॉम्ब जो अटैक था काबुल के अंदर 2018 में। तो लगभग देखा जा रहा है मतलब नहीं कि ये जर्नलिस्ट के साथ बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि ये लोगों की चीजों को, जो गलत चीजें होती है, कई बार ये सही को भी गलत दिखा देते हैं और गलत को सही दिखा देते हैं। तो होता है कि इनके खिलाफ जो होते हैं लोग, फिर इन्हें मार डालते हैं या फिर इन्हें टॉर्चर करते हैं, इन्हें बंदी बना लेते हैं। तो वही सब बातें बताई गई यहाँ पर कि भाई इनके लिए एक लॉ बनाने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत है, ताकि इनको संरक्षित किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पर एक रिपोर्ट एक एनजीओ के द्वारा दी गई कि लगभग 140 स्टेट ऐसे कि एनजीओ लास्ट ईयर स्टेट डेट ऑफ 40 कि 40 ऐसे 198 जर्नलिस्ट जो कि 2014 से लेकर 19 तक 198 जर्नलिस्ट पे अटैक हुआ है, ठीक है, और वो मारे जा चुके हैं इस अटैक के कारण। और लगभग ये बताया गया ये जो ज्यादातर है मेट्रो टाउन एरिया में ज्यादातर देखने को मिला है। और इस प्रकार से मतलब यानी कि ये कहा गया है कि पुलिस को क्या करना चाहिए, इस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मर्डर्स को, इनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और कानून बनाना चाहिए। तो पूरे एडिटोरियल में यही सब चीजें कही गई है, कहाँ का क्या रेशो चल रहा है, कहाँ का क्या नहीं, या क्या हालात है, कब किसे मारा गया, ये सब चीजें हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है हमारा यहाँ पर मतलब यानी कि एक तरह से फिनिश होता है। और एक लास्ट एडिटोरियल स्टैचू ऑफ पीस का, इसमें क्या है, एक आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुरू हो चुके हैं, एडिटोरियल हमारी खत्म हो गई, ठीक है। न्यूज अब शुरू हो गई एक्स्ट्रा, जो कि द हिंदू के बाहर के हैं, अदर रिसोर्सेज जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया से या पीआईबी से हो गए या ऑल इंडिया रेडियो से हो गए, वो सारी न्यूज है। यहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस एक्चुअली 151वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, किसकी थी? जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ जी की, ठीक है, इनकी एनिवर्सरी थी।
तो इनकी एनिवर्सरी पर प्राइम मिनिस्टर जी ने मतलब यानी कि इसे इन पर एक पीस प्रकट किया है या स्टैचू ऑफ पीस कहा है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया है कि जो स्टैचू है, ठीक है, जैन आचार्य के ऑनर में बनाई गई है और इसे स्टैचू ऑफ पीस कहा गया है, और लगभग ये 151 इंच लंबी स्टैचू है, ठीक है। और ये अस्त धातु की बनी हुई है, 8 मेटल की बनी हुई है ये। और कहाँ कहाँ ये इंस्टॉल्ड है, जहां पर विजय वल्लभ साधना केंद्र जेतपुरा इन पाली राजस्थान में, यहाँ पर ये स्टैचू लगी है। इसके बारे में बात की जाए तो 1870 में इनका जन्म हुआ, 1954 में इनकी मृत्यु हुई थी, और इनका काम जो था लगभग लॉर्ड महावीर के मैसेज को दुनिया तक पहुंचाना, इसके लिए ये काम कर रहे थे। वैसे तो ये सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी लड़ रहे थे, और ये पोएट्री भी करते थे, ऐसे भी लिखते थे, या डिवोशनल हिम्स भी लिखते थे, या फिर आप कह सकते हो फ्रीडम मूवमेंट भी, उनमें भी ये भाग लेते थे। तो इस प्रकार से काफी चीजें ये कर रहे थे। तो मेन है स्टैचू ऑफ पीस, जो कि कल हमारे 151 इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, उस रूप में इसे मनाया गया था। अगला जो है हमारा एक टॉपिक्स है। टॉपिक्स क्या है, ये आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, ठीक है, इसने क्या किया है, एक आपके जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उन्हें एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, मतलब यानी कि उन्हें एग्रीकल्चर रिसर्च की एक्टिविटी करने के लिए ड्रोन को तैनात करने की अनुमति दे दी है, कि भाई जो भी एग्रीकल्चर रिसर्च करना है आप वहां पे ड्रोन तैनात कर सकते हो। ड्रोन तो समझते हैं आप लोग, ऊपर आकाश में घूमते हैं, कैमरे लगे रहते हैं, ठीक है। तो जी सर। वो सारी चीजें वहां पर कहा है कि भाई, इन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, अब आप लोग ड्रोन को तैनात कर लो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए। तो ICRISAT क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर रिसर्च को कलेक्ट करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका हैदराबाद तेलंगाना में है, पतानचेरू में, ठीक है। और इसके कई रीजनल सेंटर है, जो कि यहाँ पर नाम मैंने बता रखे हैं, ठीक है, ये आप लोग देख लेना। और इसका फाउंडेशन जो हुआ था 1972 में हुआ था, और साइन किया गया था FAO और UNDP के द्वारा, ठीक। तो मेन चीज तो यही है, आप लोग ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, खुद ही क्लियर हो जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी क्या आपके एक्स्ट्रा न्यूज है, जैसे दूसरे एडिटोरियल, दूसरे न्यूज़पेपर से ली गई है। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है जो कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, मतलब DIPAM है, इसने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है। और उस एग्रीमेंट में मतलब यानी कि क्या कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक इज टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस, कि वर्ल्ड बैंक जो है ना अब एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करेगा, किसे, DIPAM को, ठीक है। तो DIPAM क्या है, मोनेटाइजेशन का काम करता है, ठीक है, मोनेटाइजेशन का काम करता है, और ये नॉन कोर एसेट है एक, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ इसमें बताया गया कि जो वर्ल्ड बैंक है वो अब एडवाइजरी प्रोजेक्ट पे काम करेगा, और वो एडवाइजरी DIPAM को प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद आपका मेन है यहाँ पर देखने को कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लगभग उसका 10 दिसंबर 1999 को सेटअप हुआ था, जिसके रिगार्डिंग DIPAM का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में कब सेटअप हुआ ये रहा, और किसके अंडर में है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ डी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और कब से, 6 सितंबर 2001 से चल रहा है ये हमारा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे रीड कर लेंगे। FDI इन डिजिटल मीडिया, देखिए आप लोगों को क्या करना है, आज 4-5 टॉपिक है, मैंने सिर्फ लिखा है, आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को समझना है। आज मैं इसे नहीं आपको पढ़ा रहा, ताकि आप लोगों को खुद उसे रीड करना है। देखिए लिखने को मैं इसे यहाँ पर कई बार पिछले आपको जैसे द हिंदू करवाया था, मैंने साथ साथ क्या कर रखा था, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो होता है ना, हम लोग लेजी बन जाते हैं, हमारे सामने जो चीज लिखी हुई है हिंदी में भी, तो हम उसकी खुद ट्रांसलेशन क्यों करें। लेकिन मुझे आप लोग क्या सिखाना है, ट्रांसलेशन भी सिखाना है, ताकि आप लोग खुद रिसर्च कर सको उस पर कि क्या इंपॉर्टेंट है, और उसमें छांट सको कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये 6-7 ही है, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे ही हैं, जैसे यहाँ से FDI से लेके और ये आपके यहाँ तक पेरू रीजनल, बस ये लास्ट है। तो 4-5-6 ही है, बल्कि इसमें क्या है, जैसे पेरू के बारे में दिया हुआ है, इसमें रामसर कन्वेंशन है, पढ़ रखा है ये आप लोगों ने बहुत ही, रामसर साइट के बारे में। नेशनल प्रेस डे था 16 नवंबर को, उसके बारे में बताया गया है। और इंटरनेशनल डे था 16 नवंबर को टॉलरेंस के रिगार्डिंग, ये भी बताया गया। तो ये आप लोग खुद पढ़ेंगे, है बहुत ईजी। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मेरे से कंसल्ट करेंगे, चाहे व्हाट्सएप के जरिए या टेलीग्राम के जरिए, या फिर नेक्स्ट क्लास में, ताकि मुझे पता लगे कि क्या आपने सच में पढ़ा है, और पढ़ा है तो क्या आपको समझ में आया है, और आ गया तो आपने उसमें से क्या चीजें मतलब यानी कि गेन की, आपने क्या सीखा।
और मैं इसी के बिहाफ पर कल आप लोगों से लाइव क्वेश्चन, इन्हीं में से लाइव क्वेश्चन दूंगा, ऑप्शनल रहेंगे जो कि आपको खुद उसमें से बताना है। अगर आप लोगों को क्लियर रहेगा ना तब मैं आपको लाइव क्वेश्चन दूंगा। उस लाइव क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, फिर बताना है कि कौन सा सही रहेगा कौन सा गलत रहेगा, और फिर उसके बाद आप लोगों की रैंकिंग की जाएगी कल। ठीक है? ओके। हाँ, तो ये बस 4-5 आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें मैंने पढ़ने की दी है, जो कि इंपॉर्टेंट है इसीलिए दे रहा हूँ। एक नेशनल प्रेस डे, ये तो नॉर्मल ये है। पीडीएफ मिल जाएगी ना अभी? हाँ, पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल श्योर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज का तो सेशन हम लोग इसकी एंड पीडीएफ करते कहाँ हैं। मिलेगी?